नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017 और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017 में कुछ संशोधन किए गए हैं, उन्हीं के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। ये संशोधन नोटिफिकेशन नंबर 35 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 24/9/2021 से किए गए हैं, लेकिन ये सारे संशोधन एक साथ प्रभावी नहीं होंगे। इनके प्रभावी होने की डेट अलग अलग दर्शाई गई है। तो जो संशोधन 24/9/2021 से प्रभावी हुए हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले वे देख लेते हैं। सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 77 में यह दर्शाया गया है कि यदि कोई टैक्स पेयर किसी ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मानता है, अर्थात विद इन स्टेट वह ट्रांजैक्शन हुआ ऐसा मानकर सीजीएसटी और एसजीएसटी अदा कर देता है, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि यह ट्रांजैक्शन तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन था और इस पर आईजीएसटी भरनी थी, या इसके विरुद्ध की स्थिति होती है कि पहले वह आईजीएसटी भर देता है और बाद में पता चलता है कि इसमें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भरनी थी। तो ऐसे केस में जो वास्तव में टैक्स भरना चाहिए था जिस हेड में, उस हेड में टैक्स भर के जो गलत टैक्स भर दिया गया है उसका रिफंड लिया जा सकता है, और ऐसे केस में बाद में जो टैक्स भरा है सच्चे हेड में उस पर कोई इंटरेस्ट भी दे नहीं होगा। लेकिन इस केस के अंदर प्रोसीजर क्या एडॉप्ट करनी और उसमें समय मर्यादा कैसे गिननी, उसके बारे में दुविधा थी, क्योंकि सेक्शन 77 में यह लिखा गया था कि रिफंड क्लेम एज पर सेक्शन 54 आपको करना है। तो सेक्शन 54 में टैक्स भरने के 2 वर्ष के अंदर अंदर रिफंड करना होता है, लेकिन सेक्शन 77 के अंदर तो हो सकता है 2 वर्ष के बाद में यह पता चले कि टैक्स पेयर ने सही हेड में टैक्स नहीं भरा है, गलत हेड में भरा है। तो इसके लिए अब जो रूल 89 है जिसमें रिफंड फाइल किया जाता है, उसमें यह सब रूल 1A इंसर्ट कर दिया गया है और यह तुरंत असर से प्रभावी होगा 24 सितंबर 2021 से। इसके अनुसार जिस दिन टैक्स भरा है सही हेड में, उसके 2 वर्ष के भीतर रिफंड क्लेम फाइल किया जा सकता है। अर्थात यदि पहले गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी भर दिया था और बाद में सही हेड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए आईजीएसटी भरा है, तो जब आईजीएसटी भरा है उसके 2 वर्ष के भीतर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का रिफंड लिया जा सकता है। इसमें यह जो प्रोविजो बताया है उसके अनुसार यदि as regard to any payment of tax on interstate supply before coming into force of this sub rule, यदि यह सब रूल इफेक्ट में आने से पहले ही किसी ने सही हेड में पैसा भर दिया है और अब गलत हेड में भरे हुए पैसे का रिफंड लेना है, तो जिस तारीख को यह रूल प्रभावी हुआ अर्थात 24 सितंबर 2021 से 2 वर्ष का पीरियड गिना जाएगा। इसके बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने विस्तार में एक सर्कुलर भी जारी किया है। उसके लिए अलग वीडियो बनाकर इस सब्जेक्ट पर पूरी डिटेल में जानकारी आपको अलग से दे रहे हैं। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है रूल में वह 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगा। यह अमेंडमेंट रूल 45 के सब रूल 3 में किया गया है, जो कि जॉब वर्कर के लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने से संबंधित है। जॉब वर्क से संबंधित फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 एवरी क्वार्टर फाइल करना होता है। उसमें अब जो ड्यूरिंग अ क्वार्टर लिखा हुआ था उसके बदले में ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड वर्ड्स कर दिया गया है, और स्पेसिफाइड पीरियड किसे कहेंगे उसको एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करके बता दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है स्पेसिफाइड पीरियड शैल मीन the period of 6 consecutive months commencing on the first day of April and the first day of October in respect of a principal whose aggregate turnover during the immediately preceding financial year exceeds 5 crore rupees। अर्थात जिस प्रिंसिपल
प्रिंसिपल अर्थात जो मुख्य टैक्स पेयर है जिसने गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजी है, उसका टर्नओवर यदि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसे हर 6 महीने के अंदर यह फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करना होगा। और बी के अंदर दर्शाया है अ फाइनेंशियल ईयर इन एनी अदर केस, यदि अन्य कोई केस है अर्थात जहां पर प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो उसे एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए जीएसटी आईटीसी 04 रिटर्न फाइल करना होगा। इस स्पेसिफाइड पीरियड के आधार पर यह तो समझ में आता है कि क्यों इस रूल को 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी किया है, ताकि अब जो भी 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वे अक्टूबर से मार्च 2022 तक का रिटर्न एक साथ फाइल कर देंगे और उन्हें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह जो क्लॉज बी में बताया गया है अ फाइनेंशियल ईयर इन एनी अदर केस, तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, ऐसे प्रिंसिपल टैक्स पेयर को क्या यह अक्टूबर से मार्च का एक हाफ ईयरली रिटर्न भरना पड़ेगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उनको एन्युअली एक रिटर्न आईटीसी 04 फाइल करना होगा? उसके बारे में मुझे लगता है स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना चाहिए। इसके बाद में जो एक अमेंडमेंट है वह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। रूल 59 आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड फॉर्म जीएसटीआर 1 सबमिट करने से रिलेटेड है। इसके सब रूल 6 में अभी जो प्रावधान है उसके अनुसार यदि नॉर्मल केस में पिछले 2 महीनों का फॉर्म जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया हो तो उसके बाद फॉर्म जीएसटीआर 1 फाइल करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब जो संशोधन किया गया है जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा, उसके अनुसार यदि पिछले महीने का फॉर्म जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो उसके नेक्स्ट मंथ का फॉर्म जीएसटीआर 1 सेक्शन 37 के अंतर्गत फाइल करने नहीं दिया जाएगा। क्लॉज बी के अनुसार तो अभी जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनको अभी भी यदि पिछले क्वार्टर का फॉर्म जीएसटीआर 3B फाइल न किया हो तो नेक्स्ट क्वार्टर का फॉर्म जीएसटीआर 1 फाइल करना अलाउड नहीं है, तो वह एज इट इज रहेगा। और क्लॉज सी के अंदर जो टैक्स पेयर रूल 86B से कवर्ड होते हैं उनको अभी भी वही रिक्वायरमेंट थी कि 1 महीने का अर्थात पिछले महीने का फॉर्म जीएसटीआर 3B फाइल न करें तो नेक्स्ट महीने का फॉर्म जीएसटीआर 1 फाइल करना अलाउड नहीं था। तो अब यदि सभी टैक्स पेयर जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए यही रिक्वायरमेंट हो गई 1 जनवरी 2022 से कि पिछले महीने का फॉर्म जीएसटीआर 3B फाइल न करें तो नेक्स्ट महीने का फॉर्म जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा। तो अब क्लॉज सी की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्लॉज सी को हटा दिया गया है। कई नियमों में जो संशोधन किया है वह कब से प्रभावी होगा वो अलग से नोटिफाई किया जाएगा। इनमें ज्यादातर रूल्स आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हैं या परमानेंट अकाउंट नंबर से बैंक अकाउंट को लिंक करने संबंधित हैं। वे कौन कौन से रूल्स हैं इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अधिकांश टैक्स पेयर्स को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स 45 दिन के अंदर अपलोड करनी होती है। अब इसके अंदर यह भी रिक्वायरमेंट कर दी गई है कि जिस बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपलोड करनी है वह बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पर ही होना चाहिए और वह बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड पर्सन के परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक होना चाहिए, उस परमानेंट अकाउंट नंबर पर ही लिया होना चाहिए। यदि रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसका परमानेंट अकाउंट नंबर प्रोप्राइटर के आधार नंबर से भी लिंक होना चाहिए। अन्य केस में आधार की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि जो अन्य पर्सन है फर्म या कंपनी ट्रस्ट उनमें आधार होता नहीं है फर्म के या ट्रस्ट के या कंपनी के नाम पर, जबकि प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर प्रोप्राइटर का आधार होता है। तो यह रिक्वायरमेंट कर दी है, लेकिन यह लागू
बाद में होगी जब से इसको नोटिफाई किया जाएगा। रूल 10B एक नया रूल इंसर्ट किया जाएगा जिसके तहत आधार ऑथेंटिकेशन आवश्यक होगा कुछ पर्पस के लिए। बिना आधार ऑथेंटिकेशन के भी रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगा, लेकिन जो टेबल में ये 3 पर्पस दर्शाए हुए हैं, यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो तो उसे रिवोक करवाने की एप्लीकेशन करनी है तो उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन होगा, तभी इस प्रकार की एप्लीकेशन की जा सकेगी। दूसरा, रूल 89 के अंदर रिफंड क्लेम फाइल करने के लिए या रूल 96 के तहत IGST भर के एक्सपोर्ट करना और उसका रिफंड प्राप्त करना, इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्टर्ड पर्सन का होना आवश्यक है, अन्यथा यह सुविधाएं रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं मिलेगी। आधार ऑथेंटिकेशन किसको करवाना पड़ेगा? तो जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसमें प्रोप्राइटर का आधार ऑथेंटिकेशन होना आवश्यक है। पार्टनरशिप फर्म के केस में कोई भी पार्टनर आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कर्ता को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। कंपनी के केस के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या सोसाइटी के केस में कोई भी मेंबर मैनेजिंग कमिटी का वह आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकता है। और ट्रस्ट के केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का कोई भी ट्रस्टी आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकता है। तो इस प्रकार का आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद रिफंड प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी से रिलेटेड संशोधन रूल 23, रूल 89 और रूल 96 में भी किए गए हैं, जो हम आगे देख लेते हैं। जिस व्यक्ति को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है उसके पास यदि आधार कार्ड नहीं है तो वह अपना आधार एनरोलमेंट करवा ले और आधार एनरोलमेंट की आईडी स्लिप और उसके साथ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट जैसे बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ या वोटर आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन 4 में से कोई भी एक चीज और आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप ये जमा करवा सकते हैं। और जैसे ही आधार नंबर मिले तो उसके 30 दिन के भीतर भीतर आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेना चाहिए। रूल 23 रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसके अनुसार अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, जिसका रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से कैंसिल कर दिया है प्रॉपर ऑफिसर ने, वह रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। लेकिन अब इसमें यह वर्डिंग्स यूज कर दिए हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10B, अर्थात वही टैक्स पेयर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की अर्जी कर पाएगा जिसका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है। हालांकि यह जो प्रोविजन है वे अभी लागू नहीं हुए हैं, वे लागू होंगे फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड, मतलब भविष्य में जब भी कोई डेट नोटिफाई की जाएगी तब से लागू होंगे। इसी प्रकार रूल 89 जिसके तहत रिफंड क्लेम फाइल किया जाता है डिपार्टमेंट के समक्ष, उसमें भी अब यह वर्ड इंसर्ट कर दिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 10B, अर्थात अ टैक्स पेयर में फाइल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 10B एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली, अर्थात अब जो फॉर्म GST RFD 01 के अंतर्गत रिफंड क्लेम फाइल किया जाता है वह भी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 10B होगा, अर्थात आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है तभी यह इस प्रकार के रिफंड एप्लीकेशन फाइल की जा सकेगी। रूल 96 के तहत जब IGST भरकर एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस केस में शिपिंग बिल एक्सपोर्ट के लिए फाइल करते हैं, उसे ही एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स माना जाता है। लेकिन उसकी जो पहले 2 शर्तें थी कि उसमें एक एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए फाइल, और सेकंड कि टैक्स पेयर है जो एप्लीकेंट है उसने फॉर्म GSTR 3B या फॉर्म GSTR 3 ये फाइल कर दिया होना चाहिए। अब इसमें एक और कंडीशन क्लॉज C के रूप में ऐड कर दी जाएगी, द एप्लीकेंट हैज अंडरगोन आधार ऑथेंटिकेशन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 10B,
अर्थात यहाँ पर भी यदि आधार ऑथेंटिकेशन रूल 10B के हिसाब से नहीं हुआ हो तो इस प्रकार का रिफंड क्लेम रूल 96 का भी नहीं मिलेगा। जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड संशोधन रूल 10 में करने का प्रस्ताव है उसी के रिलेटेड रूल 96C भी इंसर्ट किया जाएगा, जिसके अनुसार रूल 91 का सब रूल 3, रूल 92 का सब रूल 4 और रूल 94 में जो बैंक अकाउंट दर्शाया गया है वह बैंक अकाउंट एप्लीकेंट के खुद के नाम पर होना चाहिए और वह उस एप्लीकेंट के परमानेंट अकाउंट नंबर पर लिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेंट कोई और है और बैंक अकाउंट नंबर किसी अन्य व्यक्ति का है। और जहां पर एप्लीकेंट प्रोप्राइटरशिप फर्म है वहां पर वह बैंक अकाउंट प्रोप्राइटर के परमानेंट अकाउंट नंबर पर होना चाहिए और वह परमानेंट अकाउंट नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। मुझे लगता है यह जो आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट और बैंक अकाउंट एप्लीकेंट के खुद के परमानेंट अकाउंट नंबर पे से लिंक हो, ऐसा एप्लीकेंट का ही बैंक अकाउंट होना, यह रिक्वायरमेंट इसलिए की जा रही है ताकि जो रिफंड के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोका जा सके, उनमें कुछ कमी लाई जा सके। यह दोनों ही रिक्वायरमेंट अभी तुरंत लागू नहीं होगी, भविष्य में लागू होगी। इसलिए जिन भी टैक्स पेयर का आधार खुद के नाम पर नहीं है वह अपना आधार भी ले लें और बैंक अकाउंट यदि टैक्स पेयर के नाम पर नहीं है तो टैक्स पेयर के नाम पर अपना बैंक अकाउंट खुलवा दे। जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसी के परमानेंट अकाउंट से वह बैंक अकाउंट हो, ऐसा कर दे। तो जब भी यह रूल नोटिफाई हो जाएं, जिस डेट से भी ये रूल प्रभावी हो जाएं, तब बिजनेस में कोई इफेक्ट ना हो, रिफंड लेने में कोई दिक्कत ना आए। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।